जिन्नात का गुलाम किस्त नंबर 66। गंगू तो हराम कारियों में बड़ा माहिर था। उसने मुझे ऐसे राम किया जैसे कोई बच्चा चॉकलेट के लालच में बड़ों का कहा मान लेता है। मैं तो उम्र के इतबार से था भी बच्चा, लेकिन गंगू के तंत्रों और चलंत्रों ने मुझे खुद से बेगाना कर रखा था। मैं उसकी हवस का असीर हो गया था। यही काली दुनिया का और शैतान की दुनिया का तरीकाकार होता है कि वो गुमराही की राह पर डाल देता है, ऐसा पक्का कि दिल फरेब और दिलकशी से ऐसी चीज़ें उसके सामने लाता है कि बंदा गुमराह होता चला जाता है। आधे घंटे बाद हम टीचर जरीना के मोहल्ले में पहुंच गए थे। ठीक से पता नहीं था कि उनका घर किधर है। गंगू टीचर का घर कौन सा है? मैंने उससे पूछा तो वो खी खी करके हंसने लगा। बब्बर, क्या बच्चों वाली बात करता है तू? मैं बच्चा तो हूँ, बच्चों वाली ही बातें करूँगा। तू बच्चा ही रहेगा। उसने मेरे कांधे पर बैठे बैठे मेरे कानों को पकड़ लिया। अब तू बच्चा नहीं रहा मेरे यार, तू बड़ा हो गया है। स्कूल से निकलते हुए पहले किसी से पूछ ही लेते कि उसके घर का नंबर कौन सा है। मैं उस पर खफा हो गया। इस दौरान मुझे एक सब्जी की रेडी नजर आई तो मैंने उससे पूछ लिया कि टीचर जरीना का घर कौन सा है। यह सुनकर गंगू नाराज हो गया और कहने लगा, तू पागल है? टीचर जरीना के घर का पता किसी से पूछने की क्या जरूरत है? गंगू ने नागवारी से कहा, मैं हूं ना, मैं खुद ही मालूम कर लेता हूं। तू कैसे पता करेगा? मैंने किताबों से लदा हुआ बैग सड़क के किनारे रखा और हांफते हुए कहा, ये बोझ उठाते उठाते थक गया हूं। अगर तुझे पता है तो जल्दी से बता, टीचर जरीना का घर कौन सा है? मैंने थकन और बेताबी से कहा तो वो मेरी तरफ हैरानी से देखने लगा। मैं पहले तो कभी बैग उठाए रखने से थकता नहीं था, लेकिन आज 1 किलोमीटर के इलाका में घूमते रहने से ही मैं थक गया था। मेरा दिल भी अभी तक अजीब अंदाज में धक धक कर रहा था। मैंने गौर किया, यह कैफियत और हैजान कल से था, उस वक्त से जब से मैं टीचर जरीना से जुदा हुआ था। मैं अपने बैग पर ही बैठ गया तो गंगू तेज सीटी जैसी आवाज में बोला, अच्छा ठीक है, तू ऐसे ही बैठा रहे, मैं अभी आया। तू कहाँ जा रहा है? मैं भी तेरे साथ चलता हूं। तू कैसे जाएगा? मैं तो हवा हूं और तू जीता जागता गोश्त और हड्डियों का मंच। उसकी बात मैं समझ गया। अब इतनी तो मुझे समझ आ चुकी थी कि इस शैतानी मखलूक को आने जाने में इंसानों जैसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता, न तरद्दुद करना पड़ता है। बैग पर बैठा गंगू का इंतजार करने लगा। अब मुझे एक एक लम्हा भारी लगने लगा। यूं ही कई मिनट गुजर गए तो सामने घर का दरवाजा खुला और एक पठान नुमा शख्स बाहर निकला। उसने मुश्तबा अंदाज में गली के दाएं बाएं देखकर फिर मेरे पास आकर बोला, क्या हुआ बच्चे, रास्ता भूल गए हो? मैंने उसकी बातों का जवाब नहीं दिया, खामोशी से उसका मुंह तकने लगा। तुम इस गली में तो नहीं रहते, कहाँ जाना है तुझे? लगता है थक गए हो। उसने गहरी नज़रों से मुझे देखा, लेकिन मैं टिकटकी बांधे उसे देखता रहा और सोचता रहा कि इसे क्या जवाब दूं। लेकिन फिर ये सोच कर के गंगू अभी वापस नहीं आया, मैं उससे पूछ लेता हूं कि टीचर जरीना का घर कौन सा है। मैंने टीचर जरीना के घर जाना है, उनका घर कौन सा है? मैंने उससे पूछा तो वो कहने लगा, कौन टीचर जरीना? इधर तो कोई टीचर जरीना नहीं रहती। उसकी बात सुनकर मैं चौंका, कहीं हम गलत मोहल्ले में तो नहीं आ गए? नहीं, वो तो इसी मोहल्ले में रहती हैं। मैंने पूरे यकीन से कहा तो अचानक उसने मुंह खोला और हाथ पर हाथ मारकर बोला, अच्छा, तुम जरीना बीबी की बात कर रहे हो। आह, मैं भी कितना पागल हूँ, वो देखो जरीना बीबी उधर रहती है। उसने जिस घर की जन्म इशारा किया वो पठान उसी घर से निकल कर आया था। उसने अपना हाथ बड़ी बेतकल्फी से मेरी जानब बढ़ाया, लाओ बैग मुझे पकड़ा दो और आओ मेरे साथ। मैंने बैग उसे थमा दिया और वो मुझे सामने वाले घर में ले गया। यह घर एक कनाल तक फैला हुआ था। गैराज में नई गाड़ी खड़ी थी। लॉन में छोटे छोटे पौधे उगे हुए थे। गेट की दाई जानब ईंटों का बना हुआ एक बड़ा घरौंदा नजर आया। अचानक उसमें से एक बुलडॉग बाहर निकल आया और हाँफता हुआ मेरी जानब देखने लगा। उसके गले में मोटा सा संगल था। बुलडॉग मुझे देखते ही संगल को खींचने लगा और दहशतनाक आवाज में भौंकने लगा, टाइगर चुप कर जा, ये तो बच्चा है। पठान ने बुलडॉग को डांटा तो अचानक वो खामोश हो गया, लेकिन उसने अपनी खूनख्वार नजरों से मुझे घूरना शुरू कर दिया। पठान मुझे अंदर लॉन्ज में ले गया और ऊंची आवाज में बोला, जरीना बेबी देखो इधर कौन आया है। जी खान बाबा मैं आई। इस आवाज के चंद लम्हे बाद एक सांवली सी औरत टीवी लॉन्ज में आई तो मैंने जट से कहा, ये तो मेरी टीचर जरीना नहीं है। चलो कोई बात नहीं, टीचर ना सही, जरीना तो है ना। उसने औरत को मुखातब किया, बच्चे को प्यास लगी है, इसके लिए शरबत बना कर लाओ।
اس نے فوری تعمیل کی اور میرے لیے لال شربت لے آئی۔ اس نے گلاس مجھے تھمایا۔ مجھے واقعی اس وقت کافی پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ میرے اندر جیسے کوئی تنور جل رہا تھا۔ گھٹا گھٹ شربت پی گیا۔ بڑا میٹھا شربت تھا۔ میں نے خالی گلاس کو تھما دیا تو اس نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جس میں خوف تھا۔ مجھے اتنی عقل کہاں تھی کہ میں غور کرتا کہ وہ مجھے شربت پلانے کے بعد خوف کا شکار کیوں ہو گئی تھی۔ اچانک مجھے پورا کمرہ گھومتا ہوا دکھائی دیا۔ اس سے پہلے مجھے کچھ سمجھ آتی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا اور میں گہری نیند کی سیاہ وادیوں میں کھو گیا تھا۔ مجھے آج بھی وہ واقعہ یاد ہے۔ میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں۔ میری جب آنکھیں کھلی تو اس وقت گنگو کی کانپتی ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ ببر اٹھ میرے یار، اٹھ جا، کیا ہوا تجھے؟ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو میرے ہوش اڑ کے میں مادر ذات ننگا تھا۔ تن پر ایک بھی کپڑا نہیں تھا۔ میں ہڑبڑا گیا اور بستر سے اٹھنا چاہا تو میرے ہاتھ بستر پر پڑے۔ بستر گیلا تھا۔ ہاتھ اٹھا کر دیکھا تو اس پر خون لگا ہوا تھا۔ میں نے فوری بستر سے نیچے اترنا چاہا تو لگا میرا بستر سے آسانی سے اترنا مشکل ہے۔ میرے نچلے حصے میں شدید درد ہو رہی تھی۔ اٹھ میرے یار اور ادھر دیکھ، میں نے اس حرام زادے کے ساتھ کیا کیا ہے۔ گنگو نے اشارہ کیا تو میں نے بستر کی دوسری جانب دیکھا۔ پٹھان بھی مادرزاد اوندے منہ پڑا تھا اور اس کی پشت سے خون نکل رہا تھا۔ مجھے درد ہو رہی ہے گنگو، کیا ہوا ہے مجھے؟ اس بدکار نے تیرے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔ گنگو نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا، میں نے اس کو وہ سزا دی ہے کہ اب ساری عمر اپنی مردانگی ڈھونڈتا پھرے گا اور یہ اس کو نہیں ملے گی، حرامی کہیں گا۔ میں بڑی مشکل سے اٹھا۔ تکلیف اور اس حالت کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے بے بسی سے کپڑے پہنے اور گنگو سے معصومیت سے پوچھا، بدکاری کیا ہوتی ہے گنگو؟ اس زمانے میں نے ایسے لفظ سنے بھی نہیں تھے۔ مجھے فوری سمجھ نہیں آ سکی تھی کہ وہ مجھ سے بدفعلی کا مزہ لیتا رہا تھا۔ میں تو بے ہوش تھا۔ اس نے میرے جسم کو بل ڈاگ کی طرح بمبھوڑ ڈالا تھا۔ میں نے کمرے سے نکلنے کی کوشش کی تو مجھ سے چلنا مشکل ہو گیا۔ بڑا درد ہو رہا ہے۔ تو ادھر ہی بیٹھ جا، میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میری بات سنتے ہی گنگو نے زخمی کو سیدھا کیا اور پھر دھواں بن کر اس کے نتنوں میں گھس گیا اور کانوں سے باہر نکل آیا۔ اب یہ خارشی کتوں کی طرح سڑکوں پر بھونکتا پھرے گا، ساری زندگی کپڑے نہ پہن سکے گا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور سسک کر بولا، میں تجھ سے شرمندہ ہوں میرے بھائی، ابھی تیرا علاج کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے میری ناف پر اپنی چھوٹی سی نکیلی انگلیاں رکھیں اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہوا میں تحلیل ہو کر میری ناف کی گہرائیوں میں اتر گیا اور چند لمحوں بعد وہ دوبارہ باہر نکل آیا اور اپنی شکل میں آتے ہی وہ میرے کاندھے پر بیٹھ گیا۔ اب کیسا محسوس ہوتا ہے؟ میں نے قدم اٹھایا تو بالکل نارمل ہو چکا تھا۔ میرے بدن کا درد جاتا رہا تھا، یوں لگا جیسے مجھے کچھ ہوا ہی نہیں، لیکن میں اس حرامی کو بھول نہیں سکتا تھا۔ جب ہم نیچے آئے تو زرینہ بی بی دکھائی نہ دی، البتہ جو ہی میں پورچ پہ پہنچا تو بل ڈاگ بے قراری اور خون خواری سے ایسے غرا کر بھونکنے لگا جیسے اس پر آفتیں ٹوٹ پڑی ہوں۔ تیری زبان بھی بند کرتا ہوں۔ گنگو غرایا، یہ لو ببر، کتے کے سامنے اس کو پھینک دو۔ اس نے مجھے گوشت کا ٹکڑا دیا اور میں نے جو ہی کتے کی طرف اچھالا اس نے اچھل کر اس کو منہ میں جھپٹ لیا اور ایک ہی لقمے میں نگل گیا۔ گوشت کا ٹکڑا کھانے کے بعد وہ بھونکنے لگا، لیکن اب اس میں وہ تیزی نہیں تھی بلکہ وہ خوف سے سہمی ہوئی آواز میں غرانے لگا اور پچھلے قدموں ہٹنے لگا۔ جب تک ہم باہر نکلے نہیں اس کی غراہٹ بند ہو چکی تھی۔ آخری ہچکی لے کر وہ پرلوک سدار گیا تھا۔ تم کہاں مر گئے تھے؟ باہر نکلتے ہی میں گنگو پر ناراض ہو گیا۔ اگر وہ مجھے مار ہی دیتا تو کیسے مار دیتا تجھے؟ میں اس کے سارے خاندان کو ختم کر دیتا۔ گنگو نے تیزی سے کہا اور بتایا، اصل میں جب میں ٹیچر زرینہ کی خوشبو سونگھتا ہوا اس کی پرچھائیوں کے سنگ سنگ اس تک پہنچا تو وہ غسل خانے میں نہا رہی تھی اور میں… لعنت ہے تجھ پر گنگو، تجھے شرم نہیں آئی؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اگر ٹیچر کو پتہ چل جاتا تو… واہ یار، تو بھی کتنا پاگل ہے، بھلا کوئی ہوا کو بھی دیکھ سکتا ہے؟ اس نے ہلکا سا کہا لگایا، تو جان جائے گا بہت جلد میرے یار کہ میں جہاں کسی ناری کو دیکھتا ہوں میرے من میں اگنی جل اٹھتی ہے اور رالے منہ سے ٹپکنے لگتی ہیں۔ گنگو ایسا ہی تھا۔ وہ مجھے ٹیچر زرینہ کے گھر تک لے گیا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا۔ میں نے اسے بتایا میں ٹیچر زرینہ کا شاگرد ہوں اور اس سے ملنے آیا ہوں۔ اس دوران اندر سے ٹیچر زرینہ کی آواز آئی، ماما کون ہے؟ تیرے اسکول سے یہ بچہ آیا ہے۔ وہ ٹیچر زرینہ کی والدہ تھی۔ ابھی تک میں دروازے سے باہر ہی کھڑا تھا۔ کون آیا ہے؟ اس وقت ٹیچر زرینہ بھی باہر آ گئی اور دوپٹہ اس کے سینے پر تھا، بال گیلے تھے، چہرے کا رنگ انگوری ہو چکا تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ چونک سی گئی، حیرت سے مجھے دیکھا، ہلکا سا گھبرائی، لیکن پھر اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ رنگنے لگی جس میں عورتوں کی آشائیں بھری ہوتی ہیں۔ دہلیز پار کرتے ہوئے میرے من میں جوالا بے قراری سے اینٹھنے لگا۔
टीचर जरीना ने मेरा हाथ प्यार से थाम लिया, लेकिन उसकी माँ ने बड़ी मोहब्बत भरी नज़रों से मुझे देखा, मेरे गालों पर प्यार करते हुए कहा, माशाल्लाह बच्चा बड़ा प्यारा है। उन्हें क्या मालूम जिसे वो बच्चा कह रही थी वो किन पापियों के गुण लेकर पैदा हुआ है कि मासूमियत के पर्दे में कितना बड़ा शैतान अटकेलियाँ मारता है। दोस्तों, जो भी इल्म की राह में निकलते हैं, काला इल्म सीखने की राह में चलते हैं और वो ये समझते हैं कि काला इल्म सीख कर वो बहुत ताकतवर बन जाएंगे, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। और फिर जब मैं बब्बर की कहानी आपको सुना रहा हूँ और बब्बर की ज़ुबानी ये बातें आपको बता रहा हूँ, तो ये बात अपनी जहन में रखिए। मैं पहले भी ये बात बड़े क्लियरली आपको बता चुका हूँ कि जो शैतान के इल्म की तलाश में निकलते हैं और शैतान को फिर हासिल करने की कोशिश करते हैं और उसके इल्म पर अमल करते हैं, उनके घर बर्बाद होते हैं। शैतान उस घर के अंदर जन्नात की, जो काफर जन्नात होते हैं, जो शैतानी जन्नात होते हैं, वो उस घर को बर्बाद करते हैं, उस घर की औरतों को बर्बाद करते हैं और उन लोगों से वाबस्ता औरतों को भी इसी तरीके से बर्बाद करते हैं जो कहानी मैं आज सुना रहा हूँ। और यहाँ से इस कहानी से जो मंजर आपको नज़र आ रहा है, जो मामलात आपको नज़र आ रहे होते हैं, ये ऐसे ही मामलात हर उस काला इल्म करने वाले के साथ भी होते हैं जो इन जन्नात को और काफर जन्नात को ख़ास तौर पर और शैतान के पैरोकार जन्नात के इल्म पर अमल करते हैं। अब कहानी को लेकर आगे चलते हैं। टीचर जरीना ने मुझे देखा तो कहने लगी अपनी माँ से, हाँ माँ, ये बच्चा बड़ा प्यारा है। उसने मेरा हाथ दबाकर अपनी माँ से कहा। तो उस वक्त तक कतई मुझे मालूम नहीं था कि जब कोई औरत किसी मर्द का हाथ जज्बात में दबाती है तो उसके मन में क्या होता है। हाँ, याद आया, मैंने बाजार जाना था बेटी, तेरी तबीयत की वजह से नहीं जा पाई। अब तेरा स्टूडेंट आ गया है, अब तो मैं ज़रा बाजार से हो आऊँ। टीचर जरीना ने झट से माँ से कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं अम्मी जान, आप जाएं। उसने मुझे अपने पहलू से लगाकर माँ से कहा, मैं बाबर से बातें करूंगी और इसको पढ़ा भी दूंगी। क्यों बाबर, पढ़ना है ना। उसकी आंखों की चमक में शरारत का नासूर फैला हुआ था। कुछ देर बाद टीचर जरीना की माँ ने अपना बैग उठाया और बाजार चली गई। हम दोनों ड्राइंग रूम में बैठ गए। टीचर जरीना ने पूछा, आप कहो किस लिए आए हो। पता नहीं, अचानक मेरे मुंह से निकला तो गंगू हरामी मेरे कान के पास बोला, क्या गजब करते हो बब्बर, कहो मैं तेरे लिए आया हूँ। टीचर जरीना खुलकर हंसी और उसने अपने गीले बालों को उंगलियों से खोला और फैलाकर अपने कांधों पर बखेर लिया। उसने चूड़ीदार सफ़ेद पजामा पहना हुआ था, नीला तंग कढ़ाई वाला कुर्ता उसकी दिलकशी और शबाब को दो आतशा किए हुए था। उसने टांग पर टांग जमाई और कोहनी टांग पर रखकर थोड़ी उस पर टिकाई और मखबूर गहरी नज़रों से मुझे देखा। अच्छा, तो तुझे नहीं मालूम बाबर कि तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, गंगू ने मुझे चुटकी खाई। बोल ना। मैंने बेइरादा अपना कंधा उचकाकर गोया अपने तई गंगू को झटका दिया था। क्यों, क्या हुआ। जुबान बंद कर, मैंने उसे डांटा। खामोश क्यों हो गए हो बाबर। टीचर जरीना के सामने यकायक जैसे मेरी जुबान बंद हो गई थी। मैंने आंखें नीची कर ली। मुझे शर्म आ, ओहो, अब शर्म आ रही है मेरे नन्हे हीरो को। टीचर जरीना हंसी और बोली, इधर आओ मेरे पास। उसने मुझे इशारा किया। मैं लम्हा भर के लिए जैसे मबहूत हो गया था, सुन हो गया था। इस दौरान गंगू बेताबी से चीखा, बब्बर तुझे क्या सांप सूंघ गया है, उठ और सुंदरी के साथ चिपक कर जाकर बैठ गया। गंगू, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं इसे क्या कहूँ। मैंने उसे अपनी गैर मुतवक्का हालत के बारे में बताया। ओ मेरे प्रभु, मैं समझ गया तू ठंडा पड़ गया है। ये कहकर वो खबीस मेरी सांसों से उतरता हुआ मेरी नाफ तक पहुंचा और किसी नाग की तरह कुंडली मार कर बैठ गया। मैं ज्ञान लेने लगा हूँ। उसने कहा, ज़रा सांस बंद रखना, आंखें भी बंद कर लो। मैंने आंखें बंद की और वो मेरे हवास में किसी गहरी गर्म धुंध की तरफ फैलता चला गया। मुझे लगा कि मेरे पूरे बदन में कोई शय बेताबी से गर्दिश कर रही है। इस दौरान मेरे कानों में टीचर जरीना की आवाज़ पड़ी, ओ मेरा खुदाया, ये मैं क्या देख रही हूँ। मुझे एहसास हुआ टीचर जरीना बिल्कुल मेरे पास मौजूद थी। उसने मेरा हाथ थाम लिया और बोली, इतनी शर्म आ रही है तुम्हें आज। कल तो तूने मुझे दीवाना कर दिया था, पागल कर दिया था शक्तिमान। मैं अभी तक बेकल हूँ, मुझे अभी तक तेरा लफ्ज़ मारे जा रहा है। ना जाने तुम्हारे अंदर ऐसी क्या बात है बाबर कि मैं तेरे सामने हार गई। मुझे तो लगा जैसे तू बच्चा है, और लेकिन तू तो शोला जवान मर्द है। सारी रात मैं तेरे ख्यालों में रही। मैंने आंखें खोल दी और मुझे अपनी सांसों में तपश से महसूस होने लगी। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। यह गंगू था या मैं था या गंगू, जो भी था, उसने टीचर जरीना को उसकी दुनिया भुला कर रख दी थी। यूं ही एक घंटा बीत गया। टीचर जरीना बड़ी खुश थी। उसका चेहरा गुलनार हो गया था, आंखों में मखमूराना चमक थी, आवाज़ में शिद्दत जज्बात की गंभीरता और सुकून था। अपने पास बैठाकर बोली, ए काश अम्मी से कहती कि हमारे लिए पिज़्ज़ा ही ले आती, अपने हाथों से अपने बाबर को पिज़्ज़ा खिलाती। क्यों बाबर, पिज़्ज़ा खाओगे। मैंने इकरार में सर हिलाया। इस समय गंगू बोला, ये क्या मुश्किल है, पिज़्ज़ा अभी मंगवा लेते हैं। कहाँ से तू मंगवाएगा। मैंने कहा। तो वो कहने की माँ लेकर आएगी। देखो ज़रा मेरा कमाल, ज़रा दम तो लो।
मैं इसकी माँ को पिज़्ज़ा की पट्टी पढ़ा कर आता हूँ। गंगू के जाते ही मैंने कहा, टीचर आपको पिज़्ज़ा बहुत पसंद है? हाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। उसने मेरे गालों पर हाथ फेरा। पिज़्ज़ा बिल्कुल तेरे गालों जैसा होता है, उसने कुछ इस तरह से चहक कर कहा जैसे उसके सामने एक जवान महबूब पड़ा हो। हम इसी तरह छेड़छाड़ में मखबूर थे कि गंगू आ गया। मुझे मसरूफ़ देकर भड़क उठा, ये ज़्यादती है बब्बर, मुझे बाहर भेजकर ये काम कर रहा है तू। कुछ देर गुजरी होगी कि दरवाज़ा पर दस्तक हुई। टीचर जरीना बोली, लगता है अम्मी आ गई हैं। उसने जल्दी से खुद को समेटा और दरवाज़ा खोलने चली गई। अगले ही लम्हे टीचर जरीना और उसकी अम्मा के हंसने की आवाज़ें आने लगी। अरे अम्मी, आपको कैसे पता चला कि इस वक्त मेरा पिज़्ज़ा खाने को बड़ा दिल चाह रहा था? मैंने बाबर से कहा था कि काश अम्मी को कह देती, लेकिन आपने तो जैसे मेरे दिल की बात सुन ली हो। टीचर जरीना पिज़्ज़ा लिए मेरे पास ही मुस्कुराते हुए बोली, बाबर ये देखो पिज़्ज़ा। मैं भी हंस दिया तो बोली, देख लो, हमने तुम्हारी खातर दिल से जो चीज़ मांगी वो हमें मिल गई है। टीचर जरीना ने पिज़्ज़ा काट कर प्लेट में रखा। उसकी अम्मा भी इस दौरान हमारे पास आ गई और हमने मिलकर पिज़्ज़ा खाया। अम्मा बोली, शुक्र है मेरे अल्लाह, आज मेरी बेटी बहुत खुश है। बाबूस पढ़ने आ जाया कर, तेरी पढ़ाई होती रहेगी और मेरी बेटी की उदासी ख़त्म हो जाएगी। जब से इसकी बड़ी बहन की शादी हुई है ये अकेली रह गई है। स्कूल से आने के बाद खामोश रहा करती है, कोई बात ही नहीं करती। मैंने चौंक कर टीचर जरीना की जानब देखा तो उसके चेहरे पर इत्मीनान की छाया पड़ी थी। उसने धीरे से सर को हिलाया, गोया मुझे अब इज़्न था कि मैं रोज़ाना अरमानों की कोख में बैठकर शैतान का खेल खेल सकूं।